हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 178 यानी कि जीएस का टेस्ट नंबर 178 होगा। देखिए, कुछ दिनों से यूट्यूब पर कोई भी क्लास अपलोड नहीं हुई। कल गपशप कौतिक में मैंने आपको बताया था अपने फैमिली फंक्शन की वजह से और साथ ही उत्तराखंड पीसीएस मेंस परीक्षा की वजह से मैं आपको क्लासेस नहीं दे पाया, लेकिन अब आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। जो हमारी ये टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स कराऊंगा पूरा जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो जो हमारे स्पेशल फैक्ट क्लासेस आती है, उत्तराखंड जी के रिविजन महाकुंभ क्लासेस आते हैं, इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज अवश्य देखिएगा। अब देखिए 17 मई का जो आपका एग्जाम है, 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें। आप पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएं और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएं। हमारी एप्लीकेशन पे स्पेशली 17 मई वाले एग्जाम के लिए 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स चल रहा है आपका, इसी एग्जाम पे बेस्ड है, जो कि केवल 31 मई तक वैलिड रहेगा। इस कोर्स को आप इनरोल कर लीजिएगा। 99 रुपीज का ये टेस्ट है। ठीक है, इसमें 10 पीडीएफ टेस्ट भी दिए गए, 10 ऑनलाइन टेस्ट है, तो इसको आप लगाइएगा जरूर एग्जाम से पहले। बाकी 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला जो कोर्स है यूके ट्रिपल एससी के लिए, जो मैंने डिजाइन किया, उसको तो आप यूके ट्रिपल एससी के हर ग्रुप से एग्जाम के लिए जरूर लगाएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। देखेंगे जीएस का टेस्ट नंबर पार्ट 178। क्लासेस अब आपको मिलते रहेंगी, तो बने रहिएगा। और साथ ही जितने भी मैंने आपको बोला है, जो पीवाईक्यू सेशन मैंने पहले से आपको दिए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, उसके अलावा जो मैंने यूट्यूब पर आपको उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली वाली प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप देखिएगा। उत्तराखंड स्पेशल जीके फैक्ट क्लास, हिंदी फैक्ट क्लास और जीएस की फैक्ट क्लास, ये भी आप अवश्य अवलोकन करें। तो जो रिसेंट आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उनको आप अवश्य देखें। और ये हमारी यूएसपी है जो टेस्ट सीरीज में आपको देता हूँ। जैसे जीएस की टेस्ट सीरीज हो गई हमारी जो आज दे रहा हूँ, ऐसे यूके जीके वाली टेस्ट सीरीज आती है हमारी, और एक हिंदी वाली आती है। तो ये जो 3 टेस्ट सीरीज है ना, तो ये तो यूएसपी है, देवभूमि करियर पॉइंट की, इसको आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। मनरेगा का स्थान लेते हुए भारत में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी रोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको पहले 100 दिनों का रोजगार इसमें मिलता था, अब इसको बढ़ाकर सरकार ने कितना किया है। देखिए, सरकार ने भैया आपका जी राम जी इसको नाम दिया है। ठीक है, जी राम जी योजना इसका नाम है, जी राम जी। ठीक है, तो ये आपका देखिए पहले मनरेगा नाम था इसका, महात्मा गांधी जो आपका नेशनल रोजगार एक्ट था, गारंटी रोजगार एक्ट था, 2009 में मनरेगा नाम हुआ इसका। और सरकार ने इसमें संशोधन किया है, और संशोधन के बाद देखिए इसका नाम रख दिया है, पूरा इसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी योजना, जी राम जी इसको बोला गया है। और इसमें देखिए 100 दिन का रोजगार पहले मिलता था, जिसको बढ़ाकर किया गया है कितने दिन, अब इसमें मिलेगा कुल 125 दिन का रोजगार। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अब 125 डेज का रोजगार मिलेगा साल में। ठीक है, एक वर्ष में कितना, 125 दिन रोजगार मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य निम्न में से कौन से हैं। तो क्षेत्रफल में 4 सबसे बड़े राज्य बताने हैं। तो सबसे बड़ा देखिए क्षेत्रफल में, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर दिए गए विकल्प में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े राज्य हो जाएंगे दिए गए विकल्पों में, ऑप्शन बी होगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में बोल रहा है ना, बढ़ते हुए यानी कि आरोही क्रम पूछा है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे देखिए चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश और पहला राजस्थान। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे देता कि क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्यों का क्रम है, सही क्रम बताइए, तो फिर राजस्थान पहला हो जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पे बोला कि क्षेत्रों के क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में उत्तर प्रदेश आएगा, उससे ज्यादा क्षेत्रफल है महाराष्ट्र का, फिर मध्य प्रदेश का, और सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रामकुमार मुखोपाध्याय के किस बंगाली उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया। करंट अफेयर्स भी मैंने आज इंक्लूड किया है इसमें, तो बताइए। ये रामकुमार मुखोपाध्याय का बंगाली उपन्यास है, और इन बंगाली उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान, जो कि एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है साहित्य में, किस रचना के लिए दिया गया है। देखिए 2025 में जो भी साहित्य अकादमी के अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, उसके अलावा जो हमारा सरस्वती सम्मान है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है हरा पार्वती कथा। ठीक है, हरा पार्वती कथा बिल्कुल सही है। बंगाली लेखक है रामकुमार मुखोपाध्याय, और वर्ष 2025 के लिए सरस्वती सम्मान इनको दिया गया।
जो ये उपन्यास है इनका हरा पार्वती कथा, ये 2020 में प्रकाशित हुआ था। पब्लिश कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पौराणिक शिव पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित ये उपन्यास है। एक क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत में सरस्वती सम्मान को कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन है, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, तो ये देता है अवार्ड। 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहला जो मिला था, किसको मिला था पहला सरस्वती सम्मान? कभी पूछा जाएगा तो पहला सरस्वती सम्मान मिला था अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक जिनको कहते हैं बिग बी, उनके पिता थे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को मिला था पहला सरस्वती सम्मान 1991 में। ठीक है, मधुशाला जिनकी रचना है। निम्न में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हाईकोर्ट जो है आपका सबऑर्डिनेट जो हमारे न्यायालय होते हैं उनकी निगरानी कर सकता है? तो कौन सा आर्टिकल ये आपका राइट देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 235, अनुच्छेद 235, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 235 स्पष्ट करता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो इस पर जैसे हमारा जैसे इस पे इसके जैसे मान लीजिए कोई न्यायिक अधिकारियों की तैनाती करनी है, यहाँ पे किसी का प्रमोशन होना है इन कोर्ट्स में, या किसी का छुट्टी लेना है किसी ऑफिसर ने, तो उसकी मामले शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का राइट अनुच्छेद 235 के तहत हाईकोर्ट को प्राप्त है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंध है? तो देखिए आपका जो पंचायती राज में अनुच्छेद है ना 243, इसमें ए से लेकर आपको जो मेन आपके आर्टिकल है सब याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे पंचायतों का निर्वाचन किसमें, सदस्य की जो अर्हताएं हैं किसमें शामिल है, कौन से आर्टिकल में, तो ये सब अच्छे से, पंचायतों का गठन किसमें है, तो ये सब पता होना चाहिए। 243 के यहाँ पे बोलता है आपका पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, डी यहाँ चले गया। तो पंचायतों का जो निर्वाचन है ये आपका 243 के में है। ऐसे बात करें पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन आपका 243 बी में है। पंचायतों की संरचना ये आपका आर्टिकल 243 सी में है, 243 सी में। ठीक है, और पंचायतों की टैक्स लगाने की जो पावर है, क्योंकि पंचायत टैक्स लगा सकती है, जैसे स्थानीय मेलों पर टैक्स लगा सकती है, पंचायत के अंदर मान लीजिए कोई आपका टूरिस्ट प्लेस है तो वहां के एंट्री पे भी शुल्क लगा सकते हैं लोग, चुंगी कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 243 एच में इसके बारे में बताया गया, 243 एच। तो कुछ मेन आपको ये याद होने चाहिए, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है? तो देखिए, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें कौन से आयु वर्ग को? 0 से 18 आयु वर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, 0 से लेकर 18 आयु वर्ग तक। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि आपको सब आयोग याद होने चाहिए। भारत में देखिए कब कौन से अधिनियम आए थे पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, और ये आयोग हो गए, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, 1992 हो जाएगा सही उत्तर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग का? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जो ऑब्जेक्टिव है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और महिलाओं के जो भी नीतिगत मामले होते हैं उसकी सलाह गवर्नमेंट को देना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा कि जब भारत में पहली बार महिला आयोग स्थापित हुआ था, इसकी जो पहली अध्यक्षा थी कौन थी? तो इसकी पहली अध्यक्षा थी भारत में जयंती पटनायक। जयंती पटनायक इसकी पहली चेयरमैन थी। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गलत जोगे को पहचानना आपने। ठीक है, एक तरफ आपके आर्टिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना आपने। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 102 संसद में सदस्यता संबंधी अनर्हता, और अनुच्छेद 118 दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कौन सा गलत है। 106 वाला जो आर्टिकल है बिल्कुल सही है। 106 में बताया गया जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके जो भी वेतन भत्ते होते हैं इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 110 में आपका मनी बिल की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल सही है।
आर्टिकल 102 में संसद की जो सदस्यता संबंधी अनर्हता है इसके बारे में बताई गई है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 118 जो है इसमें आपका संसद की प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं, ठीक है। ये दल परिवर्तन के आधार पर नियरता नहीं होगा। 118 में आपका क्या दिया गया है, संसद की प्रक्रिया के नियम, संसद की प्रक्रिया के नियम, यानी कि संसद में जो आपकी प्रक्रिया चलती है उसके रूल्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दल बदल जो आपका है, ये दल बदल परिवर्तन, ये आपका किसमें है, मैंने कई बार आपको पूर्व में कराया, 10वीं अनुसूची इससे संबंधित है। चलिए अगला देखिए, फिर से आपका एक तरफ संविधान की अनुसूचियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो बताना है आपने इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है इसमें। तो पहला देखिए, तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो तीसरी अनुसूची में मंत्री, न्यायाधीश, अन्य जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके शपथ से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन भी देखिए आपका 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और 10वीं अनुसूची में आपका दल परिवर्तन के आधार पर नियरता की बात किया, जो दल बदल अधिनियम है इसी के तहत रखा गया है। अगर बात करें दोस्तों 9वीं अनुसूची की, यहाँ पे देखिए, तो 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने से संबंधित है, ठीक है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, तो ये आपका 4th शेड्यूल जो है, 4थी अनुसूची जो है उसमें आपका रखा गया है, तो सी इसमें गलत मैच है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति निम्न में से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा बोल रहा है, स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा बनी थी इसमें जो स्थायी सभापति का पद था, ये दिए गए विकल्पों में किसके पास था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, जो हमारे संविधान की प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी कई बार बनता है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये पूछा गया है कई बार, तो एग्जाम में आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है हमारी यूएनओ की जनरल असेंबली, इसने वर्ष 2026 को महिला कृषक वर्ष घोषित किया है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, महिला कृषकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी को ले जाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का समूह जो कि एक कंट्रोल्ड तरीके से इंफॉर्मेशन को ले जाता है, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, सिस्टम बस, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्टम बस। अगला देखिए, विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% थी, जो आपका 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई है। देखिए, भारत ने गरीबी उन्मूलन में बहुत ज्यादा तरक्की की है, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की 2022-23 के संदर्भ में, इसमें बोला गया कि 2011-12 में तो भारत में गरीबी दर 27.1% थी, लेकिन 22-23 में भारत में जो गरीबी दर है ना, वो मात्र रह गई है 5.3%। और भारत में देखिए आपका लगभग आपका 20 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ऐसा रिपोर्ट ने दर्ज किया है, ठीक है। 5.3% बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा एग्जाम में, अच्छे से डेटा को याद कर लेना आप लोग। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था। तो देखिए, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, इसका ऑफिशियल एक हिस्टोरियन इनमें से कौन था, जो कि पूरी उसमें की जो हिस्ट्री थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसको दर्ज करता होगा। तो ये किसको यहाँ पर औपचारिक रूप से चुना गया था इसके लिए, तो इसका राइट आंसर है बी, पट्टाभी सीतारमैया जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है, पट्टाभी सीतारमैया जी आधिकारिक इतिहासकार थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रेहला किस भाषा में लिखा था। तो देखिए, आपका मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और आप सभी को पता है तुगलक वंश जब चल रहा था उस समय भारत की इसने यात्रा की थी, और इसने एक यात्रा वृतांत लिखा था, रेहला या रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसके टाइम पर ये भारत आया था, और इसने जो ये पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने, ये आपकी पुस्तक लिखी थी किस भाषा में, ऑप्शन बी, अरबी भाषा में, ठीक है। बी आंसर इसमें सही हो जाएगा, अरबी में। अगला देखिए, निम्न में से किस घटनाक्रम के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड का त्याग किया था। तो देखिए, भारत में एक विभत्स घटना घटी थी आपकी
जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको हम बोलते हैं। तो जलियांवाला की जो घटना घटी थी अप्रैल 1919 में, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का जो थी उपाधि अंग्रेजों ने इनको दी थी, इसको वापस कर दिया। गांधी जी ने भी जो आपका गांधी जी को एक उपाधि दी थी ना अंग्रेजों ने, गांधी जी जब 1915 में भारत वापस लौटे तो गांधी जी को अंग्रेजों ने बोला कि वर्ल्ड वॉर चल गया है तो भारत के युवाओं को आप प्रेरित करो ब्रिटिश सेना में जाने के लिए। तो गांधी जी ने प्रेरित किया। तो गांधी जी ने जब प्रेरित किया तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत से इंडियन सैनिक जो थे ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। तो गांधी जी को एक टाइटल मिला था ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के इस एफर्ट से खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो बहुत से उसमें नेता थे जिनको ब्रिटिशर्स ने कुछ उपाधि दी थी, इस हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इन उपाधियों को वापस किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो देखिए, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है जो हर दूसरे एग्जाम में बनता है। आप देख लो कोई भी एग्जाम उठाकर, उस एग्जाम में क्वेश्चन बना होगा। जो कन्नौज में आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चोल इनमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये जो संघर्ष हुआ था ना कन्नौज का त्रिपक्षीय, इसमें आपका कौन कौन शामिल था? पाल वंश, यानी कि बंगाल के जो पाल शासक थे, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा प्रत्याहार वंश जो था आपका, मध्य और पश्चिमी भारत के जो गुर्जर प्रत्याहार भी इनको कहा जाता है, गुर्जर प्रत्याहार। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश जो था दक्षिण भारत का वंश था, ये दक्षिण भारत का वंश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो तीन वंश थे ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में हमेशा क्या हुए? आपस में ही उलझे रहे। काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 8वीं सदी की ये बात है, 8वीं शताब्दी कन्नौज पर वर्चस्व स्थापित करना है कि कौन सा वंश है, क्योंकि उसमें जो कन्नौज पे आपका वर्चस्व करेगा वही उसमें सबसे शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, कन्नौज मेन पॉइंट था उसमें व्यापार के लिए और अन्य सामरिकता के लिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा संघर्ष रहता था इसके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें तीन वंश शामिल थे, पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन ए में दे देगा पाल, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी में दे देगा राष्ट्रकूट, प्रत्याहार, और उसके अलावा कोई तीसरा गुप्त वंश, ऐसे देगा। तीनों वंश अच्छे से याद रखें आप। निम्न में से किसने वर्ष 1800 के आसपास विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी की खोज की थी? देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था ना, इसका केंद्र ही हम्पी था। इसी हम्पी में आपको बहुत से अवशेष मिलते हैं, खासकर एक मंदिर है जैसे विरूपाक्ष मंदिर जो है, यह हम्पी में स्थित है। हम्पी जो है आपका वर्तमान कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 के आसपास। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। भारत में उसमें तुगलक वंश चल रहा था, और नॉर्थ इंडिया में और साउथ में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में हम देखते हैं आगे बहुत ज्यादा प्रगति की इस राज्य ने। हालांकि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य जो था, इन दोनों में हमेशा संघर्ष रहता था। जो रायचूर दोआब था इनका, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का ना, इसके लिए काफी लड़ाई रहती थी इनके बीच में। अब जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध जब होता है, तो इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो उसके बहुत समय बाद ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो खुदाई वगैरह जब हुई तो 1800 के आसपास हमारे कौन थे? कॉलिन मैकेंजी जो थे, ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कॉलिन मैकेंजी ने आपका विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष थे हम्पी, इसकी खोज की थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना आपने, कॉलिन मैकेंजी। अगर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, सही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, जो सही है वो बताना है आपने। एक तरफ आपके न्यूज़पेपर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित ईयर दिए गए हैं, तो बताइए इसको मैच करिए, कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। पत्रों के बारे में देखिए काफी क्वेश्चन बनते हैं पत्रों से भी आपका। पहले देखिए, आपका अल हिलाल जो पत्र है ना, अल हिलाल पत्र जो था आपका 1909, गलत हो जाएगा, ये पत्र आया था 1912 में। ठीक है, ध्यान रखें, अल हिलाल पत्र जो था 1912 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा देखिए, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था ना आपका, ये 1784 में आपका, 1784 के आसपास ही, 1780 या 84 होना चाहिए इसमें, 1780। ठीक है, वंदे मातरम जो पत्र था, वंदे मातरम पत्र जो था 1905-06 के आसपास आए थे, 1905-06। और जो केसरी पत्र था, इसको शुरू किया था किसने? केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इस पत्र को शुरू किया था
1881 में, 1881 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी एक्यूरेट वर्जन नहीं है वैसे देखा जाए, क्योंकि इसमें कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा देखा जाए। हाल हिलाल पत्र 1912 में आया था, बंगाल गजट जो था आपका 1780 में आया था ये पत्र, ठीक है। कलकत्ता गजट भी इसको कहा जाता है, बंगाल गजट पत्र को, जो कि जेम्स अगस्टस सिक्की ने निकाला था। हालांकि 1784 में काफी ये पत्र सक्रिय होता है, तो बी आंसर माना जा सकता है, लेकिन बी आंसर इसमें एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा। वंदे मातरम पत्रिका 1905 से और केसरी पत्रिका 1881। मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं उसमें शुरू की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स। भारत का जो प्रदर्शन था लास्ट ईयर की तरह ही रहा था इसमें, और सेम स्कोर के साथ 2 पॉइंट कुछ का स्कोर था भारत का, और इसके साथ भारत ने 115वां स्थान हासिल किया, ठीक है, टोटल नेशंस में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 115वां स्थान। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेगा। ग्लोबल शांति सूचकांक मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया आपका, HDI इंडेक्स हो गया, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ग्लोबल जो हैप्पीनेस इंडेक्स आते हैं, और साथ ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आते हैं, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने देखा जीएस का टेस्ट नंबर पार्ट 178। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई गलती है और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। बाकी देखिए टेस्ट सीरीज अवश्य लगाएं, और जो भी ये प्लेलिस्ट है हमारी उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। क्लासेस अब आपको कंटिन्यू मिलेंगी, और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं आपको एग्जाम से पहले अवश्य करा दूंगा। बाकी और भी कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे तो उनको भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।